दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल एमआर कोचिंग सेंटर पे आज पुनः उपस्थित है। दोस्तों, उस श्रृंखलाओं में जो एक प्रश्न पत्र बाकी रह गया था, जो जीके के प्रश्न पत्र हम सॉल्व कर रहे थे, विज्ञापन संख्या 46 और विज्ञापन संख्या 47, जिसमें 6 प्रश्न पत्रों को हमने अवलोकित कर लिया था। एक प्रश्न पत्र बच के रह गया था, जो 5 जनवरी 2019 को विज्ञापन संख्या 47 की जो द्वितीय चरण की परीक्षा संपन्न हुई थी, उसके पेपर को हम लोग नहीं देख पाए थे। हमें वो पेपर उपलब्ध हो गया है। उसकी पैटर्न्स को और उसमें जो मटेरियल्स हैं उसको समझते हुए आज उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद यह श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। अब हम जो सिलेबस आयोग द्वारा अभी निर्धारित है, जैसे कि बात आपको भी सुनने में आ रही होगी, हमें भी सुनने में आ रही है कि विज्ञापन संख्या 50 जो अभी तक नहीं आया है। दोस्तों, दुख की बात है, अभी तक विज्ञापन आ जाना चाहिए था, लेकिन निश्चिंत रहने वाली बातें हैं कि इतने पत्राचार हुए हैं, इतना माहौल बना हुआ है, तो यह विज्ञापन आएगा ही आएगा। इसलिए आपको शिथिल नहीं पड़ना है, शिथिलता नहीं दिखानी है। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि सर पेड ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप कब शुरुआत कर रहे हैं, तो करीब करीब हमारी संख्या उतनी पूर्ण हो चुकी है, जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं 1-2 दिनों में, और यह अंतिम प्रश्न पत्र है। इसके बाद हम डिटेल्स स्टडी करेंगे। आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, पेड ग्रुप से जुड़ पाते हैं, सो फार सो गुड। अदरवाइज जो भी हमारे यूट्यूब पे मटेरियल है, आप उसको अवलोकित करते रहें, आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। प्रश्न पत्र की शुरुआत करते हैं, और यह जो पहला प्रश्न है जो 2019 5 जनवरी को संपन्न हुआ था, इसमें जो पहला प्रश्न पत्र है, दोस्तों यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि यह 300 प्रश्नों को हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। 2 वीडियो नहीं बना रहे, 15-15 प्रश्न का हम इसमें जो है 30 प्रश्न जो हैं उसको एक बार में समाप्त कर देंगे, और इसके बाद जो है डिटेल्स एनालिटिकल वीडियो जो है हम लेकर उपस्थित होंगे जीके के संदर्भ में, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली, और उसके स्ट्रेटजी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है। पहला प्रश्न देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह प्रश्न रिपीटेड है दोस्तों। इस प्रश्न पत्र के संदर्भ में हमारी आपसे डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है, जो 2014 में परीक्षा संपन्न हुई थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 की पहले चरण की, उसमें यह प्रश्न आया था, अक्षरशः आया था। हमने आपसे कहा था कि आपको पैटर्न को फॉलो करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका यह सिलेबस का एक पार्ट है, तो उसकी डिटेल्स स्टडी हमें करनी ही करनी होगी। यह जो प्रश्न कह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों, आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान की स्थापना की गई थी, राधाकृष्णन आयोग के अनुशंसा पर। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों उस समय जो है शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। अभी शिक्षा विभाग जो है HRD के अंतर्गत है। यह 1953 में हुई थी, लेकिन अधिनियम जो पारित होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, वह 1956 में पारित हुआ था। इस तरह से आपका जो आंसर बी सही है। अगला प्रश्न जो है वह आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उससे है, और उसमें जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु एक उपकरण है। दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें जो आपका ऑप्शन ए वह सही है, क्योंकि इसमें जो है मैट्रिक्स प्लस लेबोरेटरी, यानी दिस पार्टिकुलर इज रिलेटेड टू, दिस इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ डेटाज। इट मीन्स द A option is the right answer. The third one is, एक वेबसाइट से दूसरी पर विचरण करने को क्या कहते हैं? दोस्तों, यह बड़ा ही आसान सा सवाल है। यह आपके ICT जो IT का सेक्शन है उससे संबंधित सवाल है, और इसको आपको निश्चित रूप से कंप्यूटर से, इंटरनेट से रिलेटेड मटेरियल्स जो सिलेबस के हिस्से हैं उसकी स्टडी करनी होगी। आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपको सुविधा रहेगी। आपको बहुत सारे बुक्स के टच में नहीं रहना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को बुक्स को लेकर भी जो ये बातें की जा रही है, सर कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी, तो किसी एक बुक से आपको इतनी सारे मटेरियल्स मिल पाना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि सिलेबस का जो दायरा है वह 5-6 चरणों में विभक्त है। तो किसी एक गाइड को लेकर के आप उन सारी चीज़ों को समझ पाएँ, यह बड़ा मुश्किल है। और आप एक बात आपको बता दें कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो
जो रिटन परीक्षा में क्वालिफाई कर जा रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन 2-4 प्रश्नों के अंतर की वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर जीके की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर कह रहा है एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को क्या कहते हैं, तो ब्राउजिंग इसका साधारण सा उत्तर है और इस पर डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ अगला प्रश्न जो है वह भी इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। दोस्तों, सर्च इंजन से संबंधित हमारी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है जिसमें बिंग, गूगल, याहू ये सारे सर्च इंजन हैं, जबकि विंडोज़ जो है वह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके संदर्भ में ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी चरण में जो अगला प्रश्न है वह भी जो शब्द संक्षेपण से है, एब्रीविएशन से है और इंटरनेट शब्दावली से आईपी का मतलब पूछ रहा है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका सही जवाब है। इसमें बहुत डिस्कशन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसको याद करने की आवश्यकता है। कंप्यूटर वैसे भी बहुत समझने वाली चीज़ नहीं है, इसमें जो है याद करना ही और इसके प्रैक्टिकल चीज़ों को जानना ज़्यादा जरूरी होता है। अगला प्रश्न भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी जो है ईमेल एड्रेस को सही प्रारूप को जानने की बात की जा रही है। जहाँ पर @ प्रयोग नहीं किया गया है, जहाँ पर 2 बार प्रयोग किया गया है, जहाँ पर www का यूज किया गया है, उसको वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग किया गया है, यह सही नहीं होगा। और यहाँ पर जो है बी वह सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सही फॉर्मेट को उल्लेखित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वह भी कंप्यूटर से रिलेटेड है और इसमें कहा जा रहा है कि ये कंप्यूटर डिस्क CD में कंप्यूटर कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है, तो 680 इसका सही जवाब है। यह बहुत ही साधारण सा प्रश्न है आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से। और अगला प्रश्न भी जो है वह पर्यावरण और मानव और पर्यावरण जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली है, जिसमें जो यह आंसर होगा वह जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों, प्राणियों के मध्य अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप की बात करी जा रही है और यह इसका सही जवाब होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। दोस्तों, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को बड़े ही ध्यान से पढ़ना होगा। उसके सारे आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, चाहे वह संपत्ति के अधिकार संबंधित हो या फिर आपके 42वां संशोधन हो या आपका ह्यूमन राइट का जो आपका फंडामेंटल राइट हो या फिर चुनाव आयोग हो, वित्त आयोग हो, इन सारे पर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें जो बात की जा रही है, क्योंकि दोस्तों एक बात आप जान लीजिए, 42वां संशोधन जो है वह भारत का जो 1976 में हुआ था उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। बहुत सारे संशोधन किए गए थे इसके अंतर्गत। और इसमें यह जो प्रश्न है वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्ट को किस सूची में जोड़ा गया था, तो यह राज्य सूची का हिस्सा था जिसे कि समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न जो है वह करंट अफेयर से, उस समय के अकॉर्डिंगली 2018 में जो है किस उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक यानी कि आपका जो है लीगल गार्जियन या लीगल संरक्षक जो घोषित किया था, लीगल प्रोटेक्टर जो घोषित किया था, वह उत्तराखंड था। यह एक करंट अफेयर्स का प्रश्न था और इसका जो उत्तराखंड सही जवाब था। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी दोस्तों, यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था। और विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की जो थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। आपको पता है कि प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है और यह जो है शुरू से ही एक नासूर है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, तो इसको जो है शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है 2018 में किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया था। यह भी दोस्तों आपका जो है यह करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यह जो इसकी जो गठन किया गया था, ये जो एनवायरमेंटल इश्यूज को त्वरित निर्धारित करने के लिए इसका गठन किया गया था ग्रीन जो आपका नेशनल ट्रिब्यूनल है। और इसके जो चेयरमैन नियुक्त किए गए थे न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अगला प्रश्न भूगोल से संबंधित है, जिसमें कहा जा रहा है कि शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, इसको हम बता दें कि शिव समुद्रम प्रपात जो है कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है और यह हाइडल प्रोजेक्ट पर आधारित है। हाइडल पावर का जनरेट किया जाता है यहाँ से। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला हाइडल प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। और अगला प्रश्न जो है वह भी आपका भूगोल से संबंधित है, सौरमंडल से संबंधित है, जो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और इस तरह की कई प्रश्न आते रहे हैं दोस्तों। आप अवलोकन करेंगे 46 और 47 के विज्ञापन के सारे प्रश्न पत्रों को, तो आप देख रहे हैं कि सौरमंडल जो है
वह आयोग के प्रिय विषयों में से एक रहा है और ये यहाँ के सिलेबस का भी भाग है, तो इसको तो आपको स्टडी करनी ही करनी होगी। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम इससे रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल्स आपको वैसे भी प्रोवाइड करेंगे, इसको डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो जुपिटर के बाद सेकंड जो है बड़ा आपका जो प्लैनेट है वह आपका शनि है, इसका ए जो है सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आपका नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। इसमें कि 1905 में बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? दोस्तों लॉर्ड कर्जन, इसका सिंपल सा आंसर है। लॉर्ड कर्जन को कौन नहीं जानता, जिसने कि भारत में या फिर बंगाल की एकता को अलग करने के लिए, हिंदू मुस्लिम में विद्वेष पैदा करने के लिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अप्लीकेबल बनाने के लिए यहाँ पर बंगाल को विभाजित किया था। जबकि उसका दूसरा ही परिणाम निकला, वहाँ पर आंदोलन भड़क पड़ा और उसके बाद जो है अंततोगत्वा 11 में बंगाल को एक करना पड़ा। तो लॉर्ड कर्जन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है वह भारतीय ऐतिहासिक विशेषताओं से है, जो आपका हिस्ट्री का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था? तो उस समय के हिसाब से हम देखते हैं जो संस्कृत जो है देवनागरी तो स्क्रिप्ट हो गई, और संस्कृत जो भाषा थी वो थोड़ी क्लिष्ट थी, जन सामान्य के समझ की भाषा नहीं थी। पाली जो थी वह जन सामान्य के समझ की भाषा थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाली जो था उस समय शिक्षण का माध्यम था। अगला प्रश्न जो है वह भी आपके नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है, जिसमें कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी थी? दोस्तों राजा राम मोहन राय एक बहुत ही विद्वान और भारत के को जिसको कहा जाता है दीप्यमान नक्षत्र और आधुनिक भारत का पिता भी जिनको कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक भी जिसको कहा जाता है। उन्होंने मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, ब्रह्म समाज, बहुत सारी कार्य उन्होंने किए थे और उनको जो है राजा की उपाधि जो है अकबर सेकंड ने दी थी, इसको भी आप याद रखिएगा। और उन्होंने इस पुस्तक की रचना जो है 1809 में फारसी भाषा में करी थी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वह आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस और पॉलिटी से है। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति से आप इस स्तर पे हैं कि आप निश्चित तौर पर अवगत होंगे, क्योंकि आपने जिस चरण की जो आप परीक्षा दे रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति से आप अछूते नहीं होंगे। यह पंचायती राज से संबंधित है, सभी लोग जानते हैं। 1956 में इसका गठन हुआ था, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत जल्दी इस प्रश्न पत्र को समाप्त करना चाहते हैं, जिससे हम आगे की रणनीति तय कर सकें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन था? दोस्तों इसमें भी पैटर्न को समझना है। डेंसिटी से क्वेश्चन आ रहा है, पॉपुलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, 2011 के सेंसस को टच किया जा रहा है, तो आपको इसको ध्यान में रख करके सारे पॉइंट्स को हमको डिस्कशन करना होगा, ध्यान में रख के चलना होगा। कहीं भी कोई छोटी सी गलती जो होती है वह आपके लिए बहुत दिक्कत पैदा कर सकती है। तो इसमें जो है बिहार जो फर्स्ट पोजीशन पे था 1106, उसका पॉपुलेशन डेंसिटी था। पॉपुलेशन डेंसिटी को आकलित करने के लिए टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, जिससे कि हम पर स्क्वायर किलोमीटर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी प्राप्त कर लेते हैं। सेकेंड पोजीशन जो था वह 1208 वेस्ट बंगाल का था, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मैंने बताया यह भी आपका पार्लियामेंट से है, पॉलिटी से है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपकी जानकारी में होगा। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। 12 जो मेंबर होते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं, राष्ट्रपति को इतना को अधिकार है कि वह 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है, जबकि लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है। इस संदर्भ में हमारी आपसे डिस्कशन पिछले प्रश्न पत्रों के दौरान हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है यह भी करंट अफेयर से रिलेटेड है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 1998 में प्रारंभ की गई थी। यह अगस्त 1998 में प्रारंभ की गई थी। ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियां कौन धारण करता है? इस कार्यकारी शक्तियां यानी कि जो नियुक्ति वगैरह की बात की जाती है, जो कैबिनेट मिनिस्टर की नियुक्ति की बात या फिर राज्यपाल की नियुक्ति की बात या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात या फिर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात, ये कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। और इसका अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को होता है, यानी कि 22 का बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है आपका करंट अफेयर से है। वर्ष 2018 में कारोबार सुगमता ईज ऑफ
डूइंग बिजनेस सूची में कौन सा भारतीय राज्य सर्वोपरि है? तो इसका जो सही जवाब है वह है आंध्र प्रदेश, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2018 के एशियाई खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था? दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें जो आपका बी ऑप्शन है रिकोको एकी को जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था 2018 में, जो यह इंडोनेशिया के जकार्ता में यह एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। और रिकोको एकी जो जापानी स्विमर थे जिन्होंने 6 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने डेल्टा सेल्फी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज की थी? तो इसका जो सही जवाब है वह है जॉन गुडरिच। अगला प्रश्न भी जो है आपके स्पेस से रिलेटेड है। चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि क्या है? तो चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि जो है वह 14 दिन होती है। यह भी बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न जो है वह बुक्स है, इसको भी ध्यान में रखना होगा कि कुछ करेंट्स की बुक्स भी आपसे पूछी जा सकती है। फ्रीडम इन एक्जाइल, यह आत्मकथा किसकी है? तो यह दलाई लामा की आत्मकथा है। दलाई लामा जो निर्वासित तिब्बती नेता हैं जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में निवास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से है, जिसमें पूछ रहा है बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? पेडागोगी। इसका बहुत ही आसान सा उत्तर है। अगर एंड्रोगोगी की बात की जाएगी तो यह एडल्ट्स के लिए होता है, पेडागोगी बच्चों के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। बहुत जल्दी इसको समाप्त करते हैं दोस्तों। 29वां प्रश्न कह रहा है प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होती। दोस्तों इसमें 3 तो सम्मिलित होती है, पुस्तकें सम्मिलित इसमें नहीं होती हैं। इस तरह से जो है डी इसका सही जवाब है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा किया जाता है? तो यह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा जो यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी गुणवत्ता के आधार पर, उनकी क्वालिटी और बेसिस ऑफ क्वालिटी के बिहाफ पर जो है इसकी रैंकिंग तय की जाती है, यानी बी इसका सही जवाब है। अब इसके साथ दोस्तों यह प्रश्न पत्रों की श्रृंखला समाप्त होती है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं आप हमें मैसेज करें, नंबर हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके बाद हम आज के बाद अगर हमारी जो वीडियो आती है तो उसमें हम जीके से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं उसकी डिटेल्स आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल्स पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को अवलोकित करते रहें। धन्यवाद।